आप देख रहे हैं बोले बिहार एनडीटीवी इंडिया पर। बिहार का अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, पलायन है और आजकल लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसके मुद्दे को लेकर सारा विपक्ष एकजुट है। जैसे ही डिनर की शुरुआत हुई तो राहुल गांधी ने पूछा सबसे कि कौन कौन वेज है, कौन कौन नॉन वेज है। अच्छा, कुछ केंद्रीय मंत्रियों से जो हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर इलेक्टोरल रोल्स में कुछ खामियां हैं तो ये सवाल चुनाव आयोग का है। अखिलेश यादव जब निकले उनकी गाड़ी में वो तो आगे बैठे हुए थे, बाइट नहीं दी उन्होंने। उनके पीछे डिम्पल थी, उस गाड़ी में मीसा भारती थी, अच्छा। और मैं ठीक से देख पाया सुप्रिया सुले भी थी। ये एक फॉर्मली तरीके से इंडिया अलायंस की, महागठबंधन की बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत। बाबा की तरह आप सीधा उनको खारिज नहीं, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं खारिज भी नहीं कर रहा मैं हूँ। प्रशांत किशोर से मिल के आया, इंटरव्यू करके आया, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। राहुल, तेजस्वी और सारे जो अन्य इंडिया अलायंस के नेता हैं बिहार के, हाँ। सारे लोग उसी बस में पूरे बिहार का दौरा करें। बिहार में विधानसभा को लेकर सियासी सरगर्मियां जब अपने शीर्ष पर हैं, तो हम देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के ठीक सामने बैठकर अपने कार्यक्रम बोले बिहार में हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम किस्से और कहानियां जो टेलीविजन की आपाधापी में आप तक सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाती। हमारे साथ पत्रकारों की वो मंडली होती है जिनकी सत्ता के गलियारों तक सीधी पहुंच होती है और जो नेताओं से हफ्ते दर मिलते हैं और उसके बाद बिहार को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, ये कहानी आपके साथ हमारे जरिए साझा करते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बोले बिहार एनडीटीवी इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। मेहमानों का आपसे परिचय कराऊं। सबसे पहले बोले बिहार के प्रमुख स्तंभ में से एक मनोरंजन भारती बाबा मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे ठीक दूसरी तरफ जैनेंद्र मौजूद हैं, हिमांशु सर मौजूद हैं, इसके अलावा राजीव सर मौजूद हैं और प्रशांत सर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले, चूँकि अब ये तमाम लोग बहुत पुराने हो चुके हैं इस बोले बिहार में, इसलिए ज़्यादा लंबा परिचय आज नहीं दे रहा हूँ और शुरुआत बाबा आप ही से करते हैं। दिल्ली में बिहार को लेकर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो हम इस पूरे संसद के सत्र में देख ही रहे हैं कि संसद चल ही नहीं पा रही है, एक एसआईआर के नाम पर, एक वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर। क्या रणनीति अब यहाँ से नज़र आ रही है तेजस्वी यादव की, कांग्रेस पार्टी की और इस पूरे महागठबंधन की? किस तरीके से, क्या ये मुद्दा ऐसा है कि ये लोगों को प्रभावित करेगा, वोट के फॉर्म में तब्दील इसे महागठबंधन की पार्टियां कर पाएंगी या फिर चुनाव आते आते तक ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? देखिए, मुद्दा तो बन गया है ये। अब आप इसको माने या ना माने, कितना कारगर होगा, किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब बिहार में ये बातें होने लगी है कि वोट कट रहा है, वोट जुड़ रहा है, ये सारी बातें होने लगी है। जितने भी लोग दिल्ली में बिहार के हैं वो अपने अपने गांव में फ़ोन करके पता कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा नहीं जुड़ा, तो एक उत्सुकता है, एक चर्चा का विषय है। आपने कहा कि संसद नहीं चल पा रही है, इसका कारण ये है कि पिछली बार जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जब ऑनलाइन बैठक हुई थी शुरू होने से पहले, हाँ, तो उसमें ये तय हुआ था कि भाई एसआईआर के मुद्दे को यहाँ पे दोनों सदन में जोर शोर से उठाना है। और इसमें जो है एक विशेष आग्रह किया गया था कि ये, चूँकि हालांकि बिहार का मुद्दा है, आप संसद में क्यों उठा रहे हो, चर्चा भी नहीं हो सकती नियम की तरह, इलेक्शन कमीशन को कौन डिफेंड करेगा, तो नियम आपको निकालने होंगे। तो उसको लेकर के फिर ये मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठने लगा। इसमें पूरा विपक्ष यूनाइट कैसे हुआ? हाल के दिनों में हम देखते थे कि जो अंदर जो हाउस को चलाने के लिए जो विपक्ष की मीटिंग होती थी खड़गे साहब के कमरे में, वो उसी को हम मान लेते थे कि विपक्ष एक है, लेकिन आउटसाइड पार्लियामेंट इस मुद्दे पे चर्चा हुई और कल जो डिनर डिप्लोमेसी हुई, इसमें जो कांग्रेस को सबसे बड़ा साथ मिला है वो तृणमूल कांग्रेस का है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। उनको लगता है कि भले ही अब ये बिहार में किया जा रहा है लेकिन असली निशाना बंगाल है। वही वैसा ही डर कुछ डीएमके को सता रहा है, तो ये जो तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होंगे, तो इसको लेकर के विपक्ष एकजुट हुआ। तो इस एकजुटता से उत्साहित होकर राहुल गांधी ने फिर डिनर डिप्लोमेसी की, सबको खाने पे बुलाया, बहुत लोग पत्नियों के साथ आए। वहाँ पर भी वही प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, जिसको कि आज जो बात राहुल गांधी ने कही है सब उसका फैक्ट चेक कर रहे हैं जाके कि कोई एक घर है जहाँ पे 80 वोटर है, नहीं है। तो ये तो मुद्दा है बिहार में।
बाकी तेजस्वी को देखते हैं कि वो इस मुद्दे को क्यों आगे कैसे ले जाते हैं, जो उनकी पदयात्रा शुरू हो रही है। चंदन तेजस्वी की पदयात्रा। जी राजीव सर। चंदन, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर पार्लियामेंट के मानसून सेशन की बात करें तो तीसरे हफ्ते का आज अंतिम दिन अगर सत्र के हिसाब से चल रहा है, शुक्रवार का दिन है। इससे पहले बहस जो हुई है 16 घंटे के आसपास बहस हुई है सिंदूर पे, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर। तो पहलगाम को लेकर कहें तो उसमें आप विपक्ष में देखेंगे तो मतभेद है, कौन अपनी बात को कैसे रख रहा है, क्या नहीं रख रहा है। कई कुछ मुद्दे को लेकर सरकार के साथ है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, सरकार को टकराव इसमें नहीं करना चाहिए, घेरना नहीं चाहिए, सवाल नहीं करने चाहिए। लेकिन जो SIR का मुद्दा है, ये इकलौता ऐसा मुद्दा है कि सारा विपक्ष, यानी अगर 15वां दिन की अगर बात करें तो 14 दिन से लगातार संसद भवन के मकर द्वार, यानी जिससे होके सांसद अंदर जाते हैं संसद भवन में, लगातार सारा विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है। SIR का मुद्दा ऐसा हो, चाहे TMC हो, चाहे DMK हो, चाहे सपा हो, चाहे NCP हो, जो भी पार्टी के नाम लीजिए, राजद कांग्रेस तो है ही, सारे विपक्ष के पार्टी एक साथ एक आवाज में अपनी बात रख रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ नारा लगा रहे हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो है इसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसके मुद्दे को लेकर सारा विपक्ष एकजुट है। कल जो रात में बैठक हुई राहुल हाँ, गांधी के घर क्या पे, क्या था खाने में, क्या क्या था मेन्यू? खाने में मेन्यू मुझे एक तो नहीं पता, नॉनवेज था, लेकिन था सावन बिल्कुल, में, सावन के महीने में नॉनवेज था। अरे अभी रक्षाबंधन पे खत्म नहीं होगा। सुनिए चंदन, मैंने पता किया हाँ। कि मुझे एक मेन्यू तो नहीं पता, हाँ, लेकिन जैसे ही डिनर की शुरुआत हुई तो राहुल गांधी ने पूछा सबसे कि कौन कौन वेज है, कौन कौन नॉन वेज है। अच्छा। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम लोग कम्प्लीटली नॉन वेज हैं। तो राहुल गांधी ने ये बोला भी कि देश में 70% लोग नॉन वेज हैं, तो नॉन वेज सबको परोसा गया, उसमें कोई ये अब सावन ठीक है, अब तो एक दिन बचा हुआ है, आज ही खत्म हो रहा है, लेकिन नॉनवेज परोसा गया अगर मेन्यू की बात करें। लेकिन SIR पे कल बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है और जैसा बाबा कह रहे थे कल कुर्ता पैजामा भी रात में राहुल गांधी ने पहना। कल थोड़ा सा अलग उसमें थे राहुल गांधी, लीडर जैसा, जैसे उन पर कई बार आरोप लगता है कि वो टी-शर्ट वशर्ट पहन के आ जाते हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जैसा उनका कुछ वो नहीं लगता है, लेकिन कल वो बाजाबता कुर्ता पैजामा थे। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। SIR को लेकर कल बहुत चर्चा हुई है, अलग से चर्चा हुई है, 14 नेताओं के साथ अलग से चर्चा की है। सोनिया गांधी, KC वेणुगोपाल, खड़गे और राहुल गांधी ने इस पर विशेष चर्चा की गई है। ये SIR वाला जो ये पूरा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस लीड कर रही है और वो बाकी इंडिया अलायंस के दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है, या फिर इंडिया अलायंस के बाकी दल ऑलरेडी इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि भाई कुछ धांधली है? नहीं, ये तो अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अब इस मुद्दे पर ये कांग्रेस सबको साथ लाने की बाबा कह रहे कोशिश थे कर रही है। कल हो के बंगाल में ये होना है, तमिलनाडु में ये होना है, बिहार में तो चल ही रहा है। तो इस मुद्दे पर मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में एका है सबको, और खासकर कल जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी फिगर को कल के मीटिंग में रखा, तो सब अब उस मुद्दे पर एक साथ है। और कल ये दिखाने की कोशिश भी हम कह सकते हैं हुई कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ही लीड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बातचीत ये भी हुई कि 1 सितंबर को पटना में जो समापन होगा, जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसमें राहुल ने कहा कई लोगों को, और खासकर तेजस्वी यादव तो उसमें रहेंगे ही, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी थे, उनको कहा कि आप भी आइए और ममता दीदी को भी गांधी मैदान में लेकर आइए। तो ये अभिषेक की बात इन्होंने की, तो अभिषेक को राहुल गांधी ने खुद फ़ोन किया था और अभिषेक कल उस मीटिंग के लिए शामिल होने के लिए स्पेशली आए। दूसरी बात जो अभी कहा गया, मंडे को यहीं पे मार्च होगा, समझ गए, संसद से ही निकलेंगे इलेक्शन कमीशन जाने के लिए, और यहीं पे उनको यहीं पे रोक दिया जाएगा, जाहिर है। तो मंडे को आप सब जो सुबह 11 बजे के बाद टीवी देखिएगा, यहाँ से हिमांशु मार्च करेगा संसद भवन से ये वो जाने के लिए। तो आप सुबह से देखिए, हमारे जितने बजे भी मार्च है, लेकिन सुबह से देखिए, हमारे ये 3 सहयोगी रहेंगे, जनेंद्र भी रहेंगे यहाँ पे, मंडे को फुल फोर्स में हम यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो हाँ, तो सब रहेंगे, और सेनापति तो आप रहेंगे ही, ठीक है। तो चंदन, एक सवाल छोटा सा मैं ये कहना चाहता था कि इस पूरे मामले में आप देखिए, बीजेपी की तरफ से पिछले 24 घंटे में जो रिएक्शंस आए हैं, जब राहुल गांधी ने पहला, कोई स्ट्रॉन्ग रिबटल नहीं नजर आया जी। देखिए, इसमें ये एक आज भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की है, निश्चित तौर पर, और इसमें कुछ केंद्रीय मंत्रियों से जो हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर इलेक्टोरल रोल्स में कुछ खामियां हैं तो ये सवाल चुनाव आयोग का है। तो सरकार अपने आप को चुनाव आयोग से अलग करते दिखी है, लेकिन जहाँ तक जो बात, महत्वपूर्ण बात सर बोल रहे थे कि क्या ये चुनावी मुद्दा होगा, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में यही मेरा मैं थोड़ा सवाल रिफ्रेम करता हूँ आपके लिए हिमांशु सर। क्या ये जो वोटर
अपडेट वोटर एसआईआर वाला पूरा मुद्दा है, क्या इस मुद्दे के सहारे इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगा? देखिए गठबंधन कभी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ता है, वो भी बिहार लेकिन जैसे अभी राज्य जो में। स्थिति नजर आ रही है, जैसे बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर जातिवाद की जो राजनीति है वो बहुत हावी। आपको याद होगा 2015 हम लोग चुनाव का अभी संसद सत्र के पहले तक तो नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे। देखिए अभी मतलब मुझे लगता है बिहार की राजनीति जो है वो काफी हद तक जाति के आसपास घूमती है। और 2015 का जो चुनाव हमने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था, उस चुनाव से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया था जिसको लालू यादव बार बार हर इनकैश सभा में, कर मैंने दिया करीब 10 जाता। सभा में गया था, आरक्षण कि को देखिए, लेकर RSS चाहता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए और इस चुनाव के बाद पता नहीं आपको आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक भय का माहौल खड़ा किया गया था। तो देखिए बहुत जल्दी मुद्दे बदलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जैसा सर ने कहा, मैं दोबारा कहूँगा कि जब वो यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव बिहार में, तो बड़ी तस्वीर साफ होगी कि इसको वो पॉलिटिकल इशू किस हद तक बना पाते। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलेगी सरकार, क्योंकि उसको बहुत बड़ा बहुमत मिल सकता है, 400 सीट का एक टारगेट प्रधानमंत्री ने तय किया था। और कर्नाटक में जो बीजेपी के सांसद थे जिनको बाद में टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने एक बयान भी दे दिया था कि हम 2/3 बहुमत आएगा तो हम संविधान बदल देंगे। वो एक बहुत प्रभावी मुद्दा हुआ है, विशेषकर महाराष्ट्र में जब बीजेपी के नेता हम लोग संसद में बोलते थे कि इस बार तो मतलब असर हो गया हो कि संविधान बदलेगा, संविधान बचाओ एक मुद्दा हो गया। तो इस बार क्या है कि अभी तक ईवीएम की सत्यता को लेके सवाल उठते थे। पहली बार कल तो राहुल गांधी ने उस पर कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में मतदाता सूची में खामियां का जो सवाल है ना, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा देश में बन गया है। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कल की जो बैठक हुई, ये जो डिनर डिप्लोमेसी थी, इसका आइडिया किसका था? क्या राहुल गांधी ने खुद ये पूरा प्लान किया, ये बिहाइंड ब्रेन्स कोई और थे? तेजस्वी के साथ मुलाकात जो हुई, उसमें जो यात्रा आप तेजस्वी निकालने वाले हैं, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है? किस तरीके से वहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन होगा इंडिया अलायंस का? देखिए, कल के डिनर की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष के तौर पे नया बंगला अलॉट हुआ है, 5 सुनहरी बाग रोड। इंटरेस्टिंग ये है कि उनके ठीक बगल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बंगला है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो अमित शाह का भी बंगला है। तो बहुत हाई प्रोफाइल अब वो सड़क और वो आसपास का इलाका हो गया। नेता विपक्ष का बंगला कर चुके हैं वहाँ। हाँ, राहुल गांधी शिफ्ट कर गए। इंटरेस्टिंगली जब उनका गिरी birthday प्रवेश था कल, गिरी प्रवेश था सर, जो उनका बर्थडे था राहुल गांधी का, अच्छा। तो उससे पहले वो विदेश में थे, फिर सोनिया जी बीमार पड़ी तो उसके कारण फिर उनको आना पड़ा। तो बर्थडे से ठीक एक शाम पहले बताया जाता है कि जो गृह प्रवेश वगैरह वाली जो औपचारिकता थी, पूजा पाठ हुई या नहीं हुई, हाँ, ये पूजा सब नहीं हुई गृह प्रवेश की। इसको लेके पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि हुई। तो हाँ, हुई मैडम ने जरूर करवाया जी होगा, जी, मुझे मालूम है। वो मैडम उस समय हॉस्पिटल में थी सर। तो हाँ, तो जी, तो वो बाहर से आए विदेश से, बर्थडे से ठीक एक शाम पहले शिफ्ट हो गए, जो औपचारिकता होती है गृह प्रवेश की। और इसके बाद अब पिछले कुछ समय से वो वापस अब वो 5 सुनहरी बाग रोड पर ही रह रहे हैं। ठीक है। बड़ा भव्य, जो देखिए जो नेता विपक्ष का ओहदा होता है वो मंत्री के समकक्ष कैबिनेट होता है, मंत्री कैबिनेट के, मिनिस्टर के कैबिनेट समकक्ष होता है। तो टाइप 8 बंगला मिलता है यहाँ पर। तो जब राहुल गांधी को अलॉट हुआ था तो हम लोग गए थे अंदर देखने। तो कैसा है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, कैसा है नेता विपक्ष का? कितने कमरे हैं उसमें? देखिए ऐसा है, हम लोग जो बिहार से दिल्ली आए हैं 2 BHK में रहते हैं, वो जब टाइप 8 के बंगले में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो भव्य ही लगता है, जबरदस्त। 4-5 बीघा का तो केवल लॉन होता है। आप बिहार चारों में- तरफ बीघा में? हाँ, वो 4-5 बीघा का लॉन होगा वो। समझ गए आपको इतना खेती। अब सर फूल वगैरह भी है, हाँ, फूल मतलब वगैरह। फूल वगैरह लगाने की व्यवस्था और है। एक और एलओपी के बंगले का बात आपको बता देता हूँ। जो खड़गे साहब का बंगला है ना, पूरे लटियंस में बहुत ही कम ऐसे बंगले हैं जो राजा जी मार्ग। हाँ, जो डबल स्टोरी है। अच्छा। है, दो फ्लोर का है। एक स्पीकर साहब का है, एक खड़गे साहब का है। और वो जो बंगला है जिसमें खड़गे साहब रहते हैं, वो लटियंस का खुद का बंगला था। जब उन्होंने ये बनाया ना तो वहीं रहते थे। आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली। ये भी जानकारी आपको। कलाम साहब रहते थे, कलाम साहब जिसमें खड़गे जी रहते हैं, पहले कलाम साहब, राजा जी प्रणब मार्ग मुखर्जी, वाला, हाँ। और हाँ अब 10 एकदम शानदार बंगला है। बंगला है। 8 टाइप 8 बंगला है, मिनिस्टर लोगों को जो मिलता है, अच्छा बंगला है, भव्य बंगला है। मतलब जहाँ से उनको खाली कराया गया उससे बहुत ज्यादा अपग्रेड दिया गया। वो पहले 12 तुगलक लेन के एड्रेस पे रहते थे, वो भी टाइप 8 बंगला था। वो भी जाहिर सी बात है अच्छा बंगला था, और ये भी ठीक है। टाइप 8 बंगला है। तो जो है कि एक ही जैसा है। ठीक। ये जो अभी जहाँ पे राहुल गांधी शिफ्ट हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है। जैसे देखिए हम जो घास के बीच में बैठ के बात करें, चारों तरफ ऐसा ही लॉन है,
किनारे में फुलवारी वगैरह के लिए भी इंतजाम है, सब्जी वगैरह अगर उनके स्टाफ लोग पूरा करना इंतजाम चाहें, है। हाँ, तो ये पक्षी वगैरह ये को आइडिया रखना कहाँ से आया कि एक तो देखिए, तो वही बात है, मेन बात यही है कि राहुल गांधी नए पते पर शिफ्ट हुए थे, तो एक अंदर खाने बात चल रही थी कि सबको बुलाना है, सबको बुलाना है। तो ये बहाना चुना गया कि जब 19 जुलाई को इंडिया अलायंस की पिछली बैठक हुई थी, जो लोकसभा चुनाव के तकरीबन 1 साल के बाद हुई थी। लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा हरियाणा का इलेक्शन हुआ, अलायंस नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, हार गए, माहौल ही खराब था, दिल्ली में फिर हार हुई, तो मीटिंग का माहौल नहीं बन रहा था। फिर एक SIR का मुद्दा आ गया, तो लोकसभा चुनाव माफ करिए पार्लियामेंट सेशन के पहले 19 जुलाई को इन्होंने इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जो वर्चुअल हुई, और तब तय हुआ कि हम लोग इकट्ठा बैठेंगे, फिर पहले जैसे बैठक होती थी। तो ये चुना गया कि अगस्त के पहले हफ्ते में होगा, जो ये कल बैठक हुई। तो हुआ कि कहाँ हो, तो पहले था कि 10 राजा जी मार्ग खड़गे जी के घर पे हो, फिर ये हुआ कि राहुल गांधी चूंकि शिफ्ट हुए हैं तो राहुल गांधी के आवास पर हो, फिर ये हुआ कि मीटिंग के साथ में डिनर भी हो। तो चूंकि डिनर मीटिंग थी तो राहुल गांधी ने खुद पर्सनल फोन किया, जैसे बाबा ने किन किन लोगों को पर्सनली फोन सबको, किया? अभिषेक बनर्जी से लेकर सबको उद्धव personal ठाकरे, अरे आप तेजस्वी गृह यादव। प्रवेश करेंगे तो सबको फोन करेंगे। समझ गया एकदम लेकिन फिर वही सवाल उठेगा, पूजा कहाँ हुई गृह प्रवेश की? हुई है, मैं कह रहा हूँ। देखिए, और गांधी परिवार जो घर के अंदर के कार्यक्रम करता है, वो उसकी सार्वजनिक तस्वीरें नहीं उस आती। तरीके से नहीं करता। कभी कभी ठीक है। तस्वीरें जो है वो, बल्कि राहुल गांधी दीपावली में 10 जनपद की साफ सफाई करवा रहे थे, उसकी तस्वीरें आई थी, लेकिन पूजा पाठ की तस्वीरें ठीक है, नहीं, कभी नहीं आई। तो खैर वो उनका निजी मामला है। ठीक है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि गृह प्रवेश बाकायदा हुआ बिल्कुल, और प्रियंका गांधी बहुत इन चीजों में मानती हैं, सोनिया गांधी बहुत मानती है, सोनिया गांधी ज्यादा मानती, मैडम ज्यादा मानती जी। तो ये हुआ ही होगा, ये मानकर चलिए। ठीक है। तो ये हो ये गया। पूरी तो प्लानिंग हाँ, हुई तो ये डिनर एक की। किस्म से गृह प्रवेश का भी एक गृह प्रवेश कह लीजिए, हाउस वार्मिंग पार्टी। कल हम लोग वहाँ पे खड़े थे, बाबा भी थे, तो हम लोग डिनर मीटिंग कह रहे थे, सर कह रहे थे हाउस वार्मिंग पार्टी है। वो माहौल था वही, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, विपक्ष के देखिए 24-25 पार्टियों के 50 बड़े नेता वहाँ पर अंदर मौजूद थे, और साल भर के बाद ऐसा पत्नियों के साथ डिम्पल यादव के साथ सपत्निक अखिलेश निमंत्रण यादव, था। हाँ, सबको रश्मि गृह प्रवेश ठाकुर- में तो पत्नी बच्चा सबको। उद्धव ठाकरे अपनी वाइफ के साथ, हाँ, हाँ। चलिए बेटे उनके तो राजनीति में है। और राहुल गांधी ने खुद रिक्वेस्ट किया कि उनको हाँ, लेकर बहुत आइए। कम होता है कि उद्धव ठाकरे अपने खुद किसी के घर जाएं, और ये तो अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं एक किस तरीके की बॉन्डिंग थी। एक और बात मैं बता रहा हूँ, जब सर मीटिंग खत्म हुई, तो जैसा प्रशांत सर ने बताया कि प्रेजेंटेशन हुआ, डिनर हुआ, इसके बाद लगभग 1 दर्जन नेता अलग से बैठे, और माना जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के उस मीटिंग में चर्चा हुई। तो लेकिन तो जो सारे प्रमुख चेहरे थे वो सबसे अंत में निकले, मतलब MA बेबी अंत में निकले, शरद पवार अंत में निकले, अखिलेश अंत में निकले, तेजस्वी अंत में निकले। अखिलेश यादव जब निकले उनकी गाड़ी में, वो तो आगे बैठे हुए थे, बाइट नहीं दी उन्होंने। उनके पीछे जो पीछे वाली डिम्पल तो थी, ऑब्वियस है, पीछे वाला जो सीट होता है, डिम्पल थी, उस गाड़ी में मीसा भारती थी, अच्छा, और मैं ठीक से देख पाया सुप्रिया सुले भी थी। तो ये जो इस तरीके का कार्यक्रम होता है, सिर्फ सियासत ही नहीं होती है, नेताओं के बीच की बॉन्डिंग भी किस तरह से बढ़ती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव की गाड़ी में सुप्रिया सुले, मीसा भारती और डिम्पल यादव तीनों एकदम सहेलियों की तरह बैठी हुई थी, और अखिलेश अपना आगे बैठे हुए तो गाड़ी निकल रही थी। जो अंदर की तस्वीरें हमने देखी कि रश्मि ठाकरे के साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी खैर, interact कर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तो होस्ट की तरह थी, सबका उन्होंने स्वागत किया था, तो एक गर्मजोशी अंदर दिखी थी। अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी, मुझे आज किसी ने बताया कि राहुल गांधी के बगल में बैठकर अभिषेक बनर्जी खाना खा रहे थे। तो जबकि TMC और कांग्रेस के वहाँ पे अच्छे रिश्ते पूरा बंगाल में नहीं है, तो हाँ। कुल मिला के ना, देखिए सियासत के अलावा एक पर्सनल बॉन्डिंग भी नजर आई, और वेज नॉन वेज वगैरह सब तो अच्छा इंतजाम था ही। मीठे में पूछ के आया हूँ मैं इस प्रोग्राम के लिए हलवा था, हलवा, वो कौन सी दाल, मूंग दाल का हलवा था। तो खैर चलिए, ये बातें हुई। तो जो कुल मिला के आप बात कह रहे थे कि इस तरीके से तेजस्वी से क्या बात हुई तो मैं वही बिहार कह को रहा हूँ, इस लेकर? तरीके से इस डिनर मीटिंग की भूमिका बनी थी कि ऐसे ऐसे होगा, नया घर है, हाउस वार्मिंग पार्टी एक तरीके से, डिनर डिप्लोमेसी, डिनर होगा, मीटिंग होगी, इस तरीके से। तो ये सब कुछ हुआ। सबसे पहले राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, और इसमें तेजस्वी ने SIR के मुद्दे पर जो रैली निकल रही है, और वो तेजस्वी के साथ साथ उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल होंगे, उसमें CPI और CPM के जो बिहार के नेता हैं वो लोग भी शामिल होंगे। और ये पदयात्रा नहीं है, मैं बताऊं आपको और दर्शकों को, ये एक हाइब्रिड यात्रा होगी, जिसमें जो सासाराम से शुरू होगी, रथ पे, मैं बता रहा हूँ, सासाराम से शुरू होगी, और बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडल मतलब कुछ जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है, तो कमिश्नरेट जिसे कहते हैं। तो 9 प्रमंडल हैं बिहार में, सभी प्रमंडलों से वो यात्रा होकर खत्म होगी पटना में 31 अगस्त के आसपास, और 1 सितंबर को एक समापन कार्यक्रम होगा जिसमें इंडिया अलायंस के सारे नेता पटना में जाने वाले हैं। और जो बस बिहार में घूमेगी वो वही बस है
जो राहुल गांधी की बस भारत जोड़ो यात्रा में, और न्याय यात्रा के ओके। दौरान थी, तो भारत भ्रमण के बाद अब बिहार भ्रमण वो बस करने वाली बस जा चुकी है पटना। राहुल कहाँ पे सारे ज्वाइन नेता- करेंगे? नहीं सासाराम यात्रा में भी 17 तारीख से starting जो day यात्रा भी? शुरू हो रही है। हाँ, राहुल, तेजस्वी और सारे जो अन्य इंडिया अलायंस के नेता हैं बिहार के, हाँ। सारे लोग उसी बस में पूरे बिहार का दौरा करेंगे। अच्छा, मतलब राहुल वो बस- कंटिन्यू रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। वो बस जो है वो एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रमंडल समझ से गया। दूसरे प्रमंडल जाएगी। ठीक है। जहाँ पहुंचेगी वहां पर पदयात्रा का प्लान समझ बनाया गया। जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है, हम और प्रशांत सर अभी यहाँ आने से पहले एक नेता के, महत्वपूर्ण नेता से मिलकर आ रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने हमें बताया कि हम बूथ स्तर तक जाएंगे, जो कि देखिए ऐसा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है? ऐसा यार, अब वो छोड़ दीजिए। ठीक है वो छोड़ दीजिए। उत्सुकता में पूछ ले रहा हूँ। हमारे सोर्स सिर्फ यादव कितना भी सोर्स को बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन सोर्स को तो हम लोग मानेंगे। हम लोग तो सोर्स के हिसाब से चलेंगे। सब कुछ है। सब कुछ है, हम लोग के लिए तो रोजी रोटी है। तो और conclude करने में और बहुत जो समय ले लिया। तो ये सारे जो नेता हैं सासाराम से निकलेंगे बस में बैठकर। बस पूरे बिहार का दौरा करेगी, बस में सभी नेता लोग रहेंगे। और वो जो लंबा सफर है, जैसे मान लीजिए एक जिले से दूसरे जिले गए, 60 किलोमीटर का रास्ता है, वो हाईवे से बस से पूरा करेंगे। अलग अलग जगह पे पदयात्रा का कार्यक्रम बनाया जाएगा, बूथ स्तर पर जाएंगे और अलग अलग सभाएं होंगी। सभी प्रमंडलों में सभा होगी, कुछ नुक्कड़ सभाएं भी होंगी। उसमें अलग अलग, चूंकि बिहार है, अलग अलग जातीय समूह के लोगों से मिलेंगे और इस तरीके से ये पूरा खाका होगा। 1 तारीख को पटना में सारे इंडिया अलायंस के नेता इकट्ठे होंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो कार्यक्रम है। और तेजस्वी ने कल मीटिंग में सभी नेताओं को औपचारिक न्योता दिया, चूंकि बड़ा भाई आरजेडी है वहां पर। तो सब लोगों ने सहमति जताई कि हम लोग पहुंचेंगे। तो ये कुल मिला के अचीवमेंट रहा। जो प्रेजेंटेशन राहुल ने अंदर दिया वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल ही चुके थे। मेन बात यही रही कि तेजस्वी ने सबको न्योता दिया, सब लोगों ने तय किया कि 1 तारीख को पटना आएंगे। और वाइस प्रेसिडेंट को लेकर जो बात हुई, अभी वो राज में पर्दे में है। सर को कुछ पता है? सर अगर पता है मैं वो भी सर जानूंगा। से पूछिए। बाबा, अब ये आप मोह मत रखिए हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस नाम पर भी चर्चा है उपराष्ट्रपति। लेकिन उससे पहले ये बताइए, ये जो यात्रा निकलेगी, क्या इस यात्रा के जरिए ये इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव केवल इस वोटर वाले मुद्दे को ही जनता के बीच लाएंगे कि भाई आपका हक छीना जा रहा है, या फिर ये एक फॉर्मली तरीके से इंडिया अलायंस की, महागठबंधन की बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत है? देखिए, ये तो एक बोनस में उनको एक ये मुद्दा मिल गया है। ठीक है। बिहार का अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, पलायन है और आजकल लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ। ये 3 चीज़ें हैं। अभी भी बिहार में सब ज़्यादा वोट, आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, अब बिहार में नौकरी, बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद पलायन मुद्दा है। तो ये जो SIR है, ये मतलब ये वोट कैचिंग मुद्दा है? नहीं, वोट कैचिंग मुद्दा, जिनका वोट कटना था तो वो तो कट गया। आप मुद्दा बना रहे हो, अच्छी बात है। अब मुद्दा को आपने जिंदा भी रखा हुआ है, पूरे 1 महीने तक, करीब 3 हफ्ते तक तो आपने जिंदा रख दिया। हर जगह बातें तो हो रही है, हाउस नहीं चल रहा है, सरकार जो है शोरगुल में बिल पास करा रही है। तो मुद्दा तो आपने बना दिया है, लेकिन ये मुद्दा सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज के दिन अभी भी बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को ये पता है, बेरोजगारी पर वो हिट करेंगे सरकार को, उनको लगता है। और ये एक टेस्टेड मुद्दा है उनके लिए, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भी ये काम किया था। और पिछले बार का भी चुनाव, जब एक बार सब चुनाव मैदान में उतरेंगे ना, तब जो है वो चुनाव पलटता है, उस वक्त पलटता है। अभी तो बहुत ये हम फॉर्मल किक ऑफ मान लें? नहीं, आप कह सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कि एक जी हिमांशु सर। देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ। अपने देश में यात्राओं का ना बहुत पुराना इतिहास रहा है। करेक्ट। YSR पूरे यात्रा करके ना चुनाव जीत गए थे। आंध्र प्रदेश यात्रा तो प्रशांत किशोर ने भी की है बाबा। नहीं, ये यात्रा प्रशांत किशोर के लिए फिर मैं वही कहूंगा कि वोट प्रशांत किशोर को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। पहला चुनाव में आके आप नहीं जीत सकते। वो बिहार जो है वो दिल्ली नहीं है, समझ गए? वहां पर जो है आपको उस जाति के उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और वो अधिक से अधिक वोट कटवा होंगे, कितने सीट आएंगे वो खुद कहते हैं वोट कटवा है। लेकिन यात्राओं का एक इतिहास रहा है। ये यात्रा चलेगी, मुद्दे बहुत सारे इसमें होंगे जो चलेंगे। यात्रा से वोटर मोबिलाइज होगा। ठीक है हिमांशु सर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक बताता हूँ। 2015 का साल था जब विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, जब और हम नीतीश गए और लालू एक साथ थे। और मोदी वेव के हाइट में वो पहला चुनाव बिहार में हुआ था और बहुत बड़ी जीत मिली थी लालू और नीतीश को। तो मैं बीरगंज गया था, उस वक्त एक आंदोलन हो रहा था और वहाँ पर सीमा को ब्लॉक कर दिया था, मधेशी आंदोलन चल रहा था। और मैंने सुना कि 35-36 किलोमीटर लंबा ट्रकों का जाम लग गया है, क्योंकि जो फ्रेट ट्रक्स थे ना, जो सामान लोड करके ट्रेडिंग करते हैं, सामान पहुँचाते हैं नेपाल, उन सबको सीमा पर मधेशी आंदोलन की वजह से सीमा बंद कर दिया गया था, तो वहाँ रुक गए। तो वो शूट करके जब हम वापस आ रहे थे, मैंने सोचा मोतिहारी जो मेरा होम
टाउन है। होम डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर है मोतिहारी, तो वहाँ भी एक शूट कर लेता हूँ, जस्ट टू गॉज द मूड कि लोग क्या सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा चर्चा हो रही। तो मुझे याद है कि 5-6 लोग खड़े थे, बुजुर्ग लोग थे एक मार्केट में, और उनसे मैंने पूछा कि बाबा बताइए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा और बहुत क्यूरियस लुक दिया। तो उन्होंने बोला मुद्दा मतलब क्या जानना चाहते हैं आप? हम बोले किन मुद्दों पे आपको लगता है जनता मतदान ज़्यादा कर सकती है इस ज़िले में? तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तो उम्मीदवार का नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है, तो उम्मीदवार का जाति और धर्म पता चलेगा तब ना लाइन तय होगा कि आगे क्या करना है। मतलब इतना डीप रूटेड सब मुद्दों पर एक मुद्दा हावी है। या बिहार के पॉलिटिकल कल्चर में कास्ट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, और इसलिए आप देखिए 1990 से 2025 तक 35 साल से 2 व्यक्ति और उनका परिवार जो है वो सत्ता में बना हुआ है, और ये इसका एक बहुत बड़ा ठीक है, कारण मैं राजीव सर के जातिगत पास जाऊँ। राजनीति। एक चीज चंदन, उससे पहले मैं आपके सवाल का जो पिछला जो सवाल था एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का कल ही किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेहद भ्रामक प्रचार कर रहे हैं बेवजह। अब उनको हम लोग हल्के में लेते हैं और उनको भारी भरकम में कि एक जिम्मेदारी का पद उनको दिया गया, और अगर उनकी बातों पर इतना ही यकीन है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? वो क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं कि एक हलफनामा दे, शपथ पत्र पर दे, और हलफनामा जाके क्यों देगा भाई? वो कह रहे हैं कि जाके अपनी बातें कम शिकायत हलफनामा क्यों देगा? सुप्रीम कोर्ट में जाइए, क्यों ये सत्ता पक्ष है। साइन कर देते हैं क्यों बाबा क्यों करेंगे वो ओथ पे? उन्होंने एक पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल पूछे, आप जवाब दीजिए। ओथ पे क्यों साइन करेगा? नहीं, ये तो बाहुबली टाइप थोड़ी होगा। बाहुबली का मतलब हम बाबा आपसे लेकिन सवाल नहीं लेकिन पूछ लेकिन, सकते। लेकिन बाबा जो सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं, आज भी बात किया, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी अपरफेक्ट क्यों नेता फिर है। तो हाउस में डिबेट ही हो जाए ना भाई इस पर पर आप बात। ये बताइए कि हमने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में, और सर तो हम लोग को ज़्यादा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के करियर में, आज तक हमने नहीं देखा कि कोई नेता अगर कोई बात सामने रखता है, कोई दावा करता है, वो भी राजनीतिक मुद्दे पे, तो फिर ये शपथ देना नहीं देना ये एक बात कहाँ से आती है? पहली बार हो रहा है क्या? मतलब बहुत अजीब लगता है ले- मुझे कि लेकिन कोई लेकिन चंदन जब हमने मौका दिया तब कहाँ कोई आया सामने? लेकिन चंदन यहाँ पर यह भी सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम जब जो वोटर लिस्ट का नाम जब दुरुस्त करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग इधर के हैं, कुछ गलतियां जो है उसे दुरुस्त सही कर बात रहे है, हैं। ये भी तो जब- सवाल जब है। दुरुस्त कर रहे हैं तो फिर एक ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? एक मिनट रुकिए, एक ही सवाल है। आप वोटर लिस्ट जो मांगा जा रहा है, वोटर लिस्ट डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए ना। हम प्रेस क्लब का चुनाव लड़ते हैं, एज ए कैंडिडेट हमको वोटर लिस्ट मिलता है, पूरा बाइंड किया हुआ, जितने जो है वोटर्स होते हैं उनका नंबर, पता, किस अखबार में, टीवी में काम करते हैं, फ़ोन नंबर होता है, उसी के जरिए हम उनसे संपर्क करते नहीं, हैं। कल की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर एक धड़ा ये भी था जो ये कह रहा था कि राहुल गांधी बेस्ट एडवोकेट कर रहे हैं कि एसआईआर क्यों होनी चाहिए, उसको लेकर जो बातें उन्होंने रखी। सत्ता पक्ष का यही कहना है कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम तो एसआईआर इसके लिए एसआईआर सबसे का कोई चौपाई ऐसा वही विरोध है। नहीं कर रहा है। एसआईआर में जिस ढंग से नाम काटे जा रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है। आप करो ना एसआईआर, वोटर लिस्ट का भी तो रिवीजन होता है ना। बिल्कुल, देखिए कल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग थे, और वाकई में अगर एक लेमैन के तौर पे आप देखें तो वो पूरा उनका जो केस है वो यही तो था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट को ठीक करिए। तो चुनाव आयोग और जो बाकी लोग दलील देने लगे कि भाई तो फिर तो एसआईआर इसी के लिए तो रहा। हाँ, लेकिन देखिए वही बात है, एसआईआर का विरोध कोई नहीं कर रहा है, विरोध टाइमिंग का किया जा रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपने एक दिन अचानक प्रेस रिलीज निकाल दिया, कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, बरसात का समय है, बाढ़ प्रभावित रहता है राज्य, और बड़ी संख्या में, और ये समय जो है पंजाब हरियाणा में बुआई का भी होता है। जब बरसात होती है कुछ लोग पकौड़े तलते हैं, और कुछ लोग अपनी छत को जो है देखते हैं कि पानी कहाँ टपक रहा है। तो एक जैसा नहीं है हमारा देश। तो बरसात के मौसम में बिहार का, खासतौर पे उत्तरी बिहार का जो हिस्सा है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है बाढ़ में डूबा रहता है। खुद मैं जिस इलाके का रहता हूँ, मेरे गांव में पानी नहीं आता, लेकिन चारों तरफ से टापू बन जाता है, जनिंद्र, 10 किलोमीटर पैदल। सर, तो मैं वही कह रहा हूँ, जो एसआईआर का विरोध कोई नहीं कर रहा है। आप सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, किसी ने नहीं कहा कि हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर जो जिस तरीके से करवाया जा रहा है, वो एक तो टाइमिंग, बरसात का समय, लोग पलायन किए हुए हैं, और दूसरा डॉक्यूमेंट, 3 अहम डॉक्यूमेंट, आधार, वोटर कार्ड और जॉब कार्ड, जो हर आदमी के पास होता है। आप उन्हीं तीनों चीजों को नहीं मान रहे हैं। तो इसको देखिए, लेकर के जो है निश्चित इन त्रुटियों को लेकर के सवाल है। ऐसा ही कौन नहीं चाहता कि वोटर लिस्ट ठीक हो, और यही तो अल्टीमेटली राहुल गांधी ने कल यही तो कहा कि एक विधानसभा, छोटी एक विधानसभा महादेवपुरा, बेंगलुरु सेंट्रल सीट, सर एक सेकंड, उसमें 1 लाख फर्जी वोटर का दावा कोई नेता आके कर रहा है, और आप कह रहे हैं आप ओथ दीजिए,
आपको तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। सुओ मोटो कॉग्निजेंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है। आप चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिख दीजिए, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस और लेते हैं। एक ही नहीं, बहुत 3-4 स्टेट्स के चुनाव आयोग की एग्जैक्टली तरफ राहुल, से है। आप चंदन, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर राहुल गांधी को गलत जी, साबित करिए ना। आपने आप सुप्रीम इसमें कोर्ट- क्यों लेके जा रहे हैं कि और दो और नहीं दो? आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, उस दिन हियरिंग के दौरान मैंने रिपोर्टिंग की थी सुप्रीम कोर्ट से। ये सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट पे, जब इस बात पर बहस हुई कि आधार डॉक्यूमेंट हो सकता है कि नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज उस हियरिंग में इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये बात बहुत प्रमुखता से कही हाँ थी हाँ, वो बिल्कुल। कि हम ये नहीं कह रहे कि चुनाव आयोग का अधिकार है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल समय को लेके है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी वो इस संदर्भ में कही थी कि अगर किसी वोटर का नाम कट जाता है तो क्या उसके पास पर्याप्त समय होगा कि वो लीगल रिड्रेसल ले सके, कानूनी तौर पर उसको चुनौती दे सके, फिर उसकी समीक्षा की जाए और फिर उसके नाम को इन्वॉल्व किया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक भी वोटर नहीं छूटना चाहिए। चुनाव आयोग की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि नाम कटे या नाम जुड़े? और दूसरी बात चंदन, छोटी सी, कि इससे पिछली बार जब इलेक्टोरल रिविजन 2003 में हुआ था तो उस वक्त चुनाव से काफी पहले, काफी वक्त जो था वो लोगों को दिया गया था स्पेशल इलेक्टोरल रिवीजन में। तो इसी को लेके, दोनों को लेके ठीक ही है। सवाल उठ रहा है। हाँ प्रशांत सर, ये जो कल एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पूरी रिसर्च निकली, इसके पीछे की स्टोरी बताइए। कौन कौन इस रिसर्च में शामिल था कांग्रेस से? नहीं, लंबी टीम किसको राहुल गांधी जिम्मेदारी ने दी खुद गई अपने थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कितनी लंबी टीम उन्होंने बनाई जब उनको ये मिला। लेकिन 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो प्रशांत किशोर पर बात हो रही थी। हमने देखा जो पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था, जो चर्चा की थी, हम लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं है। मैंने उनके सारे कमेंट सेक्शन, करेक्ट। और उसमें प्रशांत किशोर पता चल रहा है कि कितना महीनी से काम कर रहे हैं वो, क्योंकि उसमें बाबा कई लोग वो उसी चीज का तो मास्टर मास्टर है है। वो। बिल्कुल। तो मैंने देखा वो प्रशांत की कि पीके हम लोगों उसी को का जो मास्टर होता है, हम लोग सॉफ्ट टारगेट हैं किसी को भी, तो सब लोग यही कह रहे थे कि ये आप मत कहिए। सब लोग कह रहे हैं कि जन सुराज को, सारा जन सुराज के ही लोग, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिहार में आंधी बिहार से तूफान जुड़ा, मैं सारे आपको एक प्रशांत फैक्ट किशोर की। बताता हूँ हाँ। प्रशांत सर, आप बिहार से जुड़ा कोई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कीजिए, उसके कमेंट सेक्शन में आपको प्रशांत किशोर के समर्थकों मैं के वही कमेंट कह रहा नजर हूँ। आएंगे। तो इसलिए जो कमेंट लिखते हैं वो वोटर है कि नहीं है, अब ये वो भी भी पता कर बात है लीजिए बाबा। आप। लेकिन सपोर्टर तो वो कौन, एक यूट्यूबर है? नहीं, वो ठीक है। गुड़गांव का कौन है? नहीं नहीं, गुड़गांव बाबा का। सुनिए बिग बॉस वगैरह सुनिए में भी था। चंदन, एलवीश आपको यादव। याद होगा सर, महाराष्ट्र में, सर ऑनलाइन सपोर्टर तो एलवीश नहीं यादव के भी महाराष्ट्र हैं। में चुनाव में और वो जो किसी अपने भी विषय पर एक आकर के एक्टर खड़े आपसे हुए लड़ने थे, लगेंगे। एजाज खान या क्या, उनके बारे में कहा गया कि पता नहीं 50 लाख उनके फेसबुक फॉलोअर हैं। अब वोट मिला उनको 200 या 250, पता नहीं 300। लेकिन वो प्रशांत की चंद्रशेखर रैली आजाद में की भी पार्टी लोग से पहुंच खड़े रहे थे। हैं। हाँ? प्रशांत को सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं बिहार नहीं में। नहीं, बिल्कुल। आप इसको मैं थोड़ी इग्नोर कर नहीं नहीं, दीजिएगा। मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। बाबा की तरह आप सीधा उनको खारिज ही नहीं, कर- मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। sorry, मैं खारिज भी नहीं कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर से मिल के आया, इंटरव्यू करके आया, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये उनका पहला चुनाव है, उनको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब बिहार आप जो कह है रहे हैं कि दिल्ली नहीं है। जैसा कोई करिश्मा बिहार दिल्ली में नहीं है असंभव है। कि एक पार्टी बनाई ठीक है। और वो तुरंत सत्ता में आ गए और वो 10-12 साल सत्ता में रह गया, ऐसा नहीं होगा। नहीं, एक चीज SIR के बारे में मुझे मालूम नहीं है पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, नॉमिनेशन भरता है, तो उसको चुनाव आयोग से मिलता है कि नहीं वो वोटर लिस्ट? मिलता है सर, बूथ वाइज मिलता है। बिल्कुल सर। एक वोटर लिस्ट है तो बूथ वाइज ही मिलेगा। एग्जैक्टली। तो पोलिंग एजेंट देने आते हैं। तो मुझे कल मैं कह रहा हूँ, कल जो मीटिंग हुई है उसमें ये चर्चा हुई और कई नेताओं ने कहा कि देखिए ये सारा खेल BLAs का है। अगर हमारे BLAs मजबूत नहीं होंगे तो उन्हीं को जमीन पर काम करना वो है। जो तो बीजेपी यहाँ की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पन्ना प्रमुख वो की है, उनका- वो उनका इसी पर तो strength जोर तो उसमें देती आप है। क्या कर सकते? नहीं, तो इसको इसी कमी को भांपते हुए माइक्रो हाँ। कल की मीटिंग में, कल की राहुल गांधी के घर पे जो तो मीटिंग ये तो हुई, मौका है ना कि ये जो दल विरोध कर रहे हैं वो अपने उस माइक्रो मैनेजमेंट को स्ट्रांग करे। इसलिए जिनका चुनाव- नाम कट गया उनको जुड़वाएं, नहीं, 1 नहीं, महीने का चुनाव समय आयोग है। इसलिए लगातार ये आंकड़ा दे रहा है कि कुल कितने BLAs बिहार में सभी पार्टियों के हैं और वो खुद ही कह रहा है चुनाव आयोग जुड़वाइए कि भाई भाई आके। आप अपने BLAs को तो हाँ। बोलिए। राजीव सर, आप और कुछ कह मेरी रहे थे। चंदन एक चीज और भी, हम लोग इतना पार्लियामेंट में, सड़क पे, दिल्ली में इतनी बातें हो रही है। मुझे मालूम है कि जो BLAs है हर पार्टी का, जो BLAs है वो इस काकाफोनी से दूर, इस शोर शराबे से दूर वो अपने काम पे लगा हुआ है। उसको मालूम है कि ये यहाँ तो राजनीति चल रही है इस पे, लेकिन मुझे क्या करना, जो उस इलाके का संभावित उम्मीदवार है हर पार्टी का, उसको पता है कि कमोबेश की मेरा वोटर कौन है, वो लगा हुआ है चुपचाप। उसको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू अस
ठीक कि है। हम लोग कैसे उसको एक बनाते राजीव सर हैं। आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं अगले ये मुद्दे कह रहा पे। था कि पीके को लेकर बात हो रही, प्रशांत किशोर को लेकर विपक्ष के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, संसद अभी चला मानसून सत्र में। उनका ये कहना है कि पीके का जो हवा आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया या लोग जमा हो रहे हैं, लोग उनके साथ जो देख रहे हैं, बीजेपी का चुनाव प्रचार शुरू होने दीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि पीके कहाँ है, सोशल मीडिया पे भी जमीन ये पर बज़ है। कहाँ खड़े रह रहे हैं, कहाँ टिक पा रहे हैं। आप देखेंगे बीजेपी का प्रचार जैसे शुरू होगा, बीजेपी अपना सारा जो घोड़े जो है सब जमीन पर उतारेगी, उसके बाद पीके का आता पता नहीं दिखेगा। ये विपक्ष के नेताओं का यह एक चीज़ कहना और भी मैं जोड़ दूं, जो गॉसिप की बात होती है चंदन, हाँ। गॉसिप ये चल रही है कि प्रशांत किशोर चूंकि हमेशा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो मुझे किसी ने बताया, सही झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस कुछ तैयारी कर रही है प्रशांत किशोर को लेकर। और ये कुछ- बड़ा कुछ खुलासा दिनों आप कर रहे हैं, इसको नहीं, थोड़ा ठीक खुलासा से बताइए। नहीं है, मतलब ये क्या गॉसिप की बात है। कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? कांग्रेस तैयारी कर रही है, हो सकता है उनको लेकर उनके वो कुछ राजनीतिक तौर पर बताएं कि बीजेपी से किस तरह से जुड़े हुए हैं, जो आरोप लगाते हैं। यानी आने वाले दिनों में कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है हो पटना सकता में? है पटना में आप कांग्रेस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। पीके वर्सेस पीके होने वाला पीके हाँ, वर्सेस ये नहीं तो अब ये इसमें कामी पीके कौन ज्ञानेंद्र- है ये दर्शक गैस कर ज्ञानेंद्र लेंगे। जानते हैं कि कांग्रेस में आजकल आंकड़ों को इकट्ठा करने और एनालिसिस का काम वो एक ही पीके के हाथ में है। अच्छा, वो पवन ठीक है। खेड़ा चाहे वो मैं कोई भी यही मसला सवाल हो। मैं ये कल भी ये जो आपने देखा राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही मॉडरेटर थे और उनकी बड़ी भूमिका, उनकी भी एक टीम है, पूरे एनालिसिस करने वालों को पवन खेड़ा की अपनी टीम है। आप ठीक है, जानते ये होंगे। ये जो और कांग्रेस इस- के पीके हैं, ये जो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो कल एक राहुल गांधी ने 5 दिन पहले ऐलान किया कि एटम बम फोड़ूंगा, यानी उनको पता था कि मेरे पास चीज तो ऐसी है जिसको सामने करने के बाद हंगामा होना है। कैसे यहाँ तक पहुंची, इतना डेटा कहाँ से इकट्ठा हुआ, थोड़ा इसका बैकरूम प्लानिंग अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। नहीं देखिए, राहुल गांधी ने कह दिया कि एटम बम उनके पास है, और फिर जो खुलासा किया वो थोड़ा सा लगा कि अति उत्साह में, जैसे एक बार पहले भी वो बोल चुके थे कि जब मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। फिर उन्होंने राफेल को लेकर के बात कही थी, तो उनकी जो बातें थी वो अहम थी, लेकिन हाँ, वो मतलब भूकंप जैसी बात नहीं थी, तो अगेन एटम बम जैसी बात नहीं थी, लेकिन जो बात उन्होंने कही है सीरियस बात है। और जैसा सर ने बताया 6 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने कहा ना कि जब वोटर लिस्ट हवाई बातें नहीं, नहीं नहीं। थी, एग्जांपल्स के साथ उन्होंने रखा। राहुल इसलिए लोग ज्यादा convinced नजर आए। राहुल गांधी कल मतलब बहुत ही स्पष्टता से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब वो लोग वोटर लिस्ट चुनाव आयोग से मांग रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद, और आरोप लगाए थे कि किस तरह से 5 महीने में जितने वोटर बढ़े वो 5 साल में नहीं बढ़े और तमाम। और राहुल गांधी ने मांग की थी कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ही सवाल पूछा था कि सर आप अब क्या वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, वोटर लिस्ट तो आपको मिला ही होगा आपकी पार्टी को। तब राहुल गांधी ने डिजिटल वोटर लिस्ट कहा था कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट चाहिए, लेकिन वो समझा नहीं पाए थे कि डिजिटल वोटर लिस्ट उन्हें क्यों चाहिए। कल राहुल गांधी ने समझाया, और ये खुद भी कहा कि पहले जब वो मांग करते थे, उनकी पार्टी मांग करती थी, तो कहीं ना कहीं झिझक थी, समझा नहीं पाते थे कि क्यों चाहिए सीसीटीवी फुटेज, क्यों चाहिए डिजिटल वोटर लिस्ट। लेकिन कल जो उन्होंने खुलासा किया, सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर का उन्होंने दावा किया, कई सबूत भी रखे, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये साबित होता है, और कई लोग कन्विंस भी नजर आए कि हाँ डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों चाहिए। वो अगर कुछ गड़बड़ी है तो कैसे पकड़ में आएगा, उसमें मदद मिल कौन पाएगी। लीड कर रहा था ये टीम अब को, वही रिसर्च चीज देखिए, कांग्रेस में पिछले दिनों में एक टीम बनी थी ईगल। अच्छा, ईगल, हाँ, उसका पूरा फुल फॉर्म है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, EAGLE, ईगल। कौन कौन है इस ईगल के सदस्य? इसमें है अजय माकन, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रवीण चक्रवर्ती, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन खेड़ा, गुरदीप सिंह सप्पल, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, नितिन राउत, महाराष्ट्र के वो मंत्री रहे हैं, और इसके अलावा एक वामसी रेड्डी है, युवा नेता हैं, वामसी हैं। वेणुगोपाल की टीम में। ये कुल स्पेशल 8 लोगों की टीम है। ये ईगल है, ये अभी पिछले दिनों में जितने भी चुनाव आयोग से कम्युनिकेशन हुआ है कांग्रेस का, वो इसी ईगल के नेताओं ने किया है। अभिषेक मनु सिंघवी वो तो कानूनी विशेषज्ञ हैं। प्रवीण चक्रवर्ती जो हैं, ये फिलहाल कांग्रेस में प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख हैं, पहले शशि थरूर थे, अब ये हैं। ये मेन डाटा का काम सारा करते हैं, और सारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह है वो तो राहुल गांधी की टीम ने फाइनली तैयार किया, लेकिन सारे आंकड़े जुटाने का जो काम है और इसके पीछे पूरा जो होमवर्क है, उसमें ऑफ कोर्स पवन खेड़ा एंड ये जो ईगल के लोग हैं वो सब लोग हैं, और इसको लेकर तैयारी चल रही थी। उन्होंने अपना एक राज्य चुना कर्नाटक, और इनपुट कई जगहों से थे, और उन्होंने केस वो पेश किया जिससे उनका केस मजबूती से वो स्पष्ट डिबेट के होता है। आर्गुमेंट में कहते हैं ना, जो बिल्कुल स्ट्रांग ठीक है। केस हो। हाँ, कि राहुल गांधी का मुद्दा सही उचित है, सवाल सही है, जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन जो पूरा चुनाव आयोग का तंत्र होता है वो स्टेट मशीनरी होती है। जो जिला का जो सबसे बड़ा जो चुनाव आयोग का अधिकारी होता है वो डीएम खुद होता है। तो राज्य में आपकी सरकार है, अगर एक बूथ पर
एक माफ करिए, एक विधानसभा में अगर 1 लाख फर्जी वोटर की शिकायत आप कर रहे हैं, तो आपकी सरकार ने क्या इसको लेकर कोई जांच शुरू करवाई है? क्योंकि सारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो तो सब राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। आप खुद क्या कर रहे हैं? सवाल ये आप चुनाव आयोग से सवाल उठा रहे हैं, वो ठीक बात है, उठाइए आप, लेकिन आपके हाथ में जो कुछ है, एग्जाम्पल दिया वहाँ तो आप ही के हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल आपकी सरकार है। और जो लोकसभा के चुनाव हुए उस समय राज्य में आपकी सरकार थी, उसके बाद 1 साल हो गया है, आप 6 महीने से आंकड़े जुटा रहे थे, ठीक है, अब आपने खुलासा किया है, लेकिन आप अगर चुनाव आयोग को हलफनामा नहीं दे रहे, मत दीजिए। आप कह रहे मेरा वचनीय है शासन, वो भी ठीक है, चलो ठीक है, आप नेता हो, आप कह रहे मैं नेता हूं, मैंने जो कह दिया वही मैं पब्लिक के बीच कह रहा हूँ, यही ब्रह्म वाक्य नहीं, वो कह रहे यही शपथ है, इससे बड़ी शपथ क्या होगी, मैं पब्लिक के बीच में बोल रहा हूँ। लेकिन सरकार आपकी है राज्य में ना, आप बताइए ना कि अगर किसी एक घर में 80 वोट रजिस्टर्ड हैं, वहाँ कौन बूथ लेवल ऑफिसर गया था? क्या उसने पड़ताल की थी कि नहीं की थी? आप अगर इस मामले में सीरियस हैं तो सिर्फ पॉलिटिक्स मत करिए। फिर वाकई में आप कह रहे हैं वोट सीक्रेट है, वोट एक बहुत पवित्र अधिकार है, और उसकी चिंता अगर राहुल गांधी को है, जो बात उन्होंने कल कही है, तो ठीक है, आपने मुद्दा उठा दिया, बहुत अच्छी बात है, एसआईआर पे भी आप यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस पे फिर आप इसकी गहराई में जाइए। पर इस पर चंदन एक इम्पोर्टेंट और बात, इस पर पूरी जांच करवाइए, आपकी राज्य में सरकार है, देखिए, अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करिए। इसी विषय पर मैंने आज सुबह सर ने मुझे बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भेजा था कि हम लोग को बहुत ही सही सवाल पूछना चाहिए, सरकार से भी, विपक्ष से भी, सभी पार्टियों के सांसदों से। तो हमने बहुत स्पेसिफिक्स पूछे कि राहुल गांधी ने ये कहा, आप कैसे देखते हैं उसको? राहुल गांधी ने ये सबूत रखने की कोशिश की, आप कैसे देखते हैं? जो केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बात हुई, कम से कम 3 केंद्रीय मंत्रियों का मैंने इंटरव्यू किया आज इसके ऊपर, और सभी लगभग इस बात पर सहमत थे कि अगर इस तरह की खामियां हैं मतदाता सूची में, तो चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको, क्योंकि इस पर राजनीति इतना ज़्यादा हो चुकी है कि हम उसको पॉलिटिकल प्रिज्म से देख रहे हैं, पर यहाँ सवाल पूरे चुनावी प्रक्रिया की सत्यता का है। ठीक, क्योंकि देखिए, वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, आप उसी मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो अगर उस वक्त कैसे मतदान हुआ, क्या हुआ, इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल संजय सिंह तो एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा दिल्ली का चुनाव भी रद्द करिए। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि जिस मतदाता सूची पर कर्नाटक के राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, वहाँ उनकी सरकार है कर्नाटक वही में। बात अभी जाने दीजिए। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ कि 15 सितंबर से वहाँ कास्ट सर्वे होना है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि उस कास्ट सर्वे का जो बेसिस होगा वही इलेक्टोरल रोल होगा, वही मतदाता सूची होगा। तो एक तरफ तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता एटम बम गिरा रहे हैं उस पर, और उनकी सरकार उसी डेटा को ऑथेंटिक मानते हुए कास्ट सर्वे करवा रहे हैं उससे। तो जनेंद्र जो कह रहे हैं कि डायकोटमी है, ये केवल मुद्दा विरोधाभास छेड़ है। देने से नहीं, और अंजाम तक ले जाइए। दूसरी बात ऑन ए लाइटर नोट, चुनाव आयोग को लेकिन जो ईवीएम वाला मसला चल रहा था उससे कुछ राहत निजात मिली मिले, होगी। ठीक है। क्योंकि कल राहुल गांधी से पूछा गया हाँ, था सवाल, उन्होंने साफ कहा कि कि अब मैं कंजेक्चर पे बात नहीं मैं करना तो चाहता प्रोसेस था। पर ही तो पूरे सवाल उठ उठा है रहा कि हूं। क्या वो बातें कंजेक्चर के आधार पर हो रही थी, जो ईवीएम के पर बातें हो रही थी? तो कई सवाल हैं राहुल गांधी से जो जनेंद्र कह रहे थे, उसी में मैं ऐड करना। ठीक है, उसको एक नेता कहते हैं कांग्रेस के कि पहले हम लोग मशीन पे सवाल उठा रहे थे, अब हम मशीनरी पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने एसआईआर का जिस दिन पहला ड्राफ्ट जारी हुआ, आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब धता बताया, पत्रकारों के सामने मोबाइल खोला, ईपीआईसी नंबर डाला, कहा बताइए हमारा ही नाम नहीं है। उसके बाद पूरा बवाल खड़ा हो गया है। आज लास्ट डेट है, अभी तक जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं जवाब नहीं दिया गया है तेजस्वी की तरफ से। दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई जवाब दिया जाएगा, गलती भी चुनाव आयोग करे और जवाब हम दें, ये कहाँ सिस्टम है? तो कैसे है इस मुद्दे पर तेजस्वी? तो जैसा कि आपने कहा कि उनके जो करीबी हैं संजय यादव, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि हाँ, हम जवाब देंगे, है दो इशू किए गए हैं। दो मान रहे हैं तेजस्वी? उन्होंने बोला कि ये हमने थोड़ी किया है, ये तो नहीं, अभी तक तो सवाल ये था, दो है या नहीं उनके पास वोटर कार्ड? तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि भाई ये सवाल मुझसे मत पूछिए। अरे आप, मेरे पास 2 वोटर आई कार्ड है नहीं, ये तो मुझे पता होगा ना। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ अभी। हाँ। अभी मैं आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव का प्रवक्ता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि अरे ऐसे प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, उन्होंने जो कहा वो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये सवाल, हालांकि उनसे भी कई सवाल उठेंगे कि मेरे नाम से 2 ईपीआईसी कार्ड कैसे इशू हुआ, ये जवाब मुझे चाहिए। वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुझे जवाब दीजिए कि 2 मेरे नाम से आई कार्ड कैसे बन गए। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। लेकिन तेजस्वी यादव को ये सवाल पूछना चाहिए था, उनको पता कैसे नहीं था? क्योंकि बाबा
चुनाव आयोग कह रहा है कि आपने जो 2020 वो वाला के चुनाव नंबर में चुनाव जो आयोग तो बता रहा है। हलफनामा दिया था, चुनावी हलफनामा, हाँ। उसमें वो ईपीआईसी नंबर दिया था जो चुनाव आयोग बता रहा है। हाँ। जो आपने अभी दिखाया वो वो उसका तो था ही जिक्र नहीं था। उसमें, तो हाँ। ये मामला बड़ा, ये मैं क्या- ज्यादा ये टेक्निकलिटी, मुझे तकनीकी बात नहीं मालूम। हाँ। इसमें एक इशू है। आज एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और आगरा से सांसद हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही इसी संदर्भ में कि इसमें एक आम मतदाता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा मेरा जन्म इटावा में हुआ, स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई वहाँ तक हुई, तो मैं इटावा में जो मतदाता सूची थी उसमें मेरा नाम शामिल था। पर जब मैं प्रोफेसर बना आगरा के कॉलेज में, जब मैं माइग्रेट किया इटावा से ट्रांसफर आगरा, करा लेते तो सबसे पहले मैं गया चुनाव आयोग के पास और मैंने कहा कि मैंने माइग्रेट कर लिया है, हाँ। इसलिए मेरा नाम इटावा की मतदाता सूची से काट दिया जाए और मेरा नाम यहाँ पर शामिल कर दिया जाए। अब इसमें इतनी सक्रियता तो आम नागरिकों की शायद कमी होती है। मुझे लगता है देखिए राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है और ये पूरा एसआईआर का जो मुद्दा है, इट हैज़ ओपनड अ पेंडोरास बॉक्स। और अब इसको आप कितने भी तरीके से आकलन कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही है कि जो एसपी सिंह बघेल बोल रहे थे कि अगर वो नहीं बताए होते शासनिक अधिकारियों को तो संभव है कि उनका अलग पता से एक एड्रेस नया कार्ड खुल जाता, इशू हो जाता। राजीव सर, चंदन, मैं इन सबसे थोड़ा सा हाँ, अगर अलग, जैसे बिल्कुल। जमीन पर बात करें, मेरा गांव सिताब डेरा पड़ता है। सिताब डेरा 3 जिला में, आरा, बलिया, छपरा और जेपी का बर्थ प्लेस है। जेपी। और चुनाव से अगर बात करें तो गांव में खास तौर से बात करें, बिहार का भी इलाका है, यूपी का भी इलाका है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मुझे लगता है कि 2009 के आसपास की बात है, अगर मैं करेक्ट हूँ। आपने दिल्ली में वोटर आईडी कब शिफ्ट करवाया? जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ उस समय करा चुका हूँ। उसी मैं दूसरी टाइम। बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2009 के आसपास जो है अडवाणी जी हमारे गांव से रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। जयप्रकाश नंदन का जहाँ जन्मभूमि है, हाँ। लाला टोला से वहाँ स्टार्ट करते हैं। और हमारे गांव में 28 और 29 टोला है। बहुत सी जगहों पर लाइट था, पावर था, लेकिन हमारा जो टोला है, अलेक टोला की अगर बात करूँ जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर लाइट नहीं था, पावर नहीं था। उसके बाद जब अडवाणी जी का रथ यात्रा शुरू होता है, उसके बाद हमारे गांव में बिजली आ जाता है। क्योंकि गंगा सरजू का संगम है, बहुत कई दिक्कत भी है, तो उत्तर प्रदेश से लाइट आता है, इधर से आता है, दिक्कत है। तो चुनाव का जो महत्व जो होता है, अगर नेता अगर आपके गांव में जाते हैं, कुछ वादा करते हैं, दूसरी तरफ हमारे बलिया का कंस्टिट्यूंसी की बात करें, चंद्रशेखर जी हुआ करते थे, तो ये सारे नेता जब गाँव जाते हैं और जब चुनाव जब आता है उस दौरान, तो इसका गांव पर सीधा असर होता है। और गांव में जो विकास की जब बात आप करते हैं, जैसे हमारा गांव दियरा कहा जाता था, दियरा मतलब होता है पिछड़ा इलाका हुआ, लेकिन आज हमारे गांव जाएंगे जयप्रकाश जी की वजह से, तो आज हमारा गांव जो है पूरा मतलब विकसित आपको दिखेगा। तो सड़क आप अगर देखेगा तो शायद उसे दिल्ली मुंबई की सड़क आपको दिखेगा, हमारे गाँव में जो मेन जो सड़क है कुछ वैसा ही दिखेगा। समझ गया। तो चुनाव का जो असर आपको देखना हो तो गाँव में बहुत नहीं तो ये एक चीज मुझे राजीव सर बताइए, फिर हम चर्चा को वाइंड अप भी करें। ये जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक चल रही है बीते 3-4 महीनों से, क्या आम वोटर इस मुद्दे को समझकर इस पर वोट करेगा, या फिर राजनीतिक दल जो है वो एक मोमेंटम क्रिएट करना चाहते हैं चुनाव से पहले, ऐसा नजर आता है? क्योंकि अब तेजस्वी यादव के मुद्दे की बात कर लीजिए, अब वो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई बताइए, आपके पास 2 है तो सत्यापित कीजिए। अब वो वही चुनाव आयोग से ही सवाल पूछ रहे कि भाई आपने 2 इशू क्यों किया हमको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक माहौल बन गया है चुनाव आयोग के खिलाफ में, और सारे विपक्षी पार्टी अगर कहेंगे तो एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के मुद्दे पर एकजुट है, एक साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, लेकिन फिर मैं सवाल रिफ्रेम करता हूं, क्या ये मुद्दा वोट, इससे मतदाता बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वही लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है, एक खड़ा है। और सत्ता पक्ष का ये भी चुनाव कहना से है पहले एक कि मोमेंटम अगर आपको बनाने की इतना ही कोशिश। खराब लग रहा है 2014 के बाद से, हाँ। तो कई जगहों पर कांग्रेस राज्य में हाँ, सरकार हिमाचल, बने, विपक्ष कर्नाटक। सरकार बने, उस समय आप चुनाव आयोग को नहीं कटघरे में खड़ा करते। जहां हारते हैं उनका ये भी कहना है कि बिहार में आपको डर सता रहा है, बंगाल में डर सता रहा है, तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, एसआईआर उन राज्यों में एसआईआर नहीं किया जा रहा ना। आप यदि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसी वोटर लिस्ट पे करा लेते ना, इतने हबर दबर में क्यों करा रहे हैं? सवाल तो वो है। नहीं, दूसरी बात सवाल तो ये होता दोनों ही रहता है, तरफ होता से रहता सवाल है। ही है। वोटर लिस्ट भी वो अपडेट ऐसे होता साल है। बोलते हैं उसको, वो समरी रिवीजन होता है, ये इंटेंसिव समरी रिवीजन में भी जो मरे हुए का नाम कटना चाहिए, हाँ, कटना वो नाम चाहिए। क्यों नहीं कटता? ये हमारे गांव के बीएलओ हैं। अब हम इनको कहेंगे हमारे बाबूजी मर गए हैं, तुम कैसे नाम काट दोगे? क्योंकि बाबूजी के नाम पे हम राशन लेते हैं। लेकिन बाबा ये सब होता है ना भाई। हम लोग
भारतीय व्यवस्था को जानते हैं और ये आज ठीक है इशू बन गया ये ऐसा ही और ये सब। मुझे 30 साल पहले बताइए कि कई बार होता था कि लोग जाते थे बूथ पर, पहले तो पर्ची भी नहीं आती थी, वहाँ पता चला कि पिछले चुनाव से आपका नाम कट गया है और हम लोग स्टोरी भी करते थे बाद में कि हाँ जी दिखाइए एपिक दिखा रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं है। क्या मयूर विहार वाले में किया है? बिल्कुल। इस बार के चुनाव में मैंने वो आधार कार्ड पर वोट डालते तो देखा है लोगों को। ये एट द एंड ऑफ अलाउड है वो। नहीं आधार कार्ड पर तो अलाउ नहीं, ईपीआईसी नहीं भी है अगर तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है नाम वोटर लिस्ट में है तो ना। हाँ हाँ तो नहीं चुनाव आयोग नाम होना चुनाव चाहिए आयोग ना। की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से कई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हाँ। कि अगर और ईपीआईसी एक नहीं और है एक चुनाव आयोग पर सवाल एक इसलिए भी उठाना क्योंकि अभी तक तो इस देश में यही माना जाता था कि आधार कार्ड सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आप उस विवाद से प्रमाण को सबसे ज्यादा राहत नहीं कौन लेकिन महसूस सुनिए कर रहा होगा? चंदन आधार वाले नहीं पूरा जो ऐसा चंदन सुनिए ये आधार वाला दोधारी तलवार है। हाँ। अब देखिए अभी आधार कार्ड की इतनी वकालत कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक वाले कांग्रेस वाले, इसी आधार कार्ड के या खिलाफ बैंक खाते से जोड़ सुप्रीम रहे कोर्ट थे। में गए हुए हैं हाँ। सब लोग कि इस आधार कार्ड को आप इतनी आजादी दे रहे हैं कि ये हो रहा। जब वोटर आई Correct, कार्ड को correct। आधार कार्ड से वो जोड़ने एक- की बात आई हाँ, थी पूरी लगभग controversy, सबने जो विरोध SIR किया वाली पूरी था। आज इस controversy। आधार कार्ड को इतना बढ़िया माना जा सेलेक्टिव ये ऐसा criticism इशू वाली है ना बीमारी चंदन जो है कि इस देश को 10 ग्रसित सवाल कर इंडिया चुकी है। ब्लॉक से भी बनता है, 10 सवाल एनडीए से भी हाँ। बनता है, 10 सवाल ठीक है। इसका एक जवाब कोई comment। मुझे नहीं लगता एक तसल्ली मिनट बख्श हिमांशु मिलता सर आप कमेंट करें उससे पहले। ऐसे एक खुराफाती ख्याल आया कि जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है सर इससे सबसे ज्यादा राहत कौन महसूस कर रहे होंगे? बताइए आप बताइए हिमांशु सर क्या लगता है? सबसे ज़्यादा राहत हाँ मतलब चुनाव आयोग पे इतना सवाल, तीखा सवाल, और इसको लेके यात्रा प्रॉपर होने वाली है, संसद में काम नहीं हो रहा 3 हफ्ते से, सबसे ज्यादा राहत कौन? पीछे कौन होगा बिहार में? एक एक करके अगर आप बताएं, आप एनडीए बताएं सर, राजीव सर आप बताइए। मतलब ऑफकोर्स जो पार्टी जो सत्ताधारी जो गठबंधन है, क्योंकि यहाँ पर सवाल जवाब पूछा जाता है संसद में, अब सदन चल ही नहीं रही है। आपको क्या लग रहा है कौन सबसे ज्यादा रिलैक्स है इसके बाद? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एनडीए जो है बात करे जिस तरह से आप मुद्दे रख रहे हैं और ये मुद्दा कम से कम एनडीए के जितने नेता है उनको अच्छी तरह पता है कि ये जमीन पर उतना खरे नहीं उतरेंगे और वोटर जो है इसके आधार पर कम से कम वोट नहीं करेंगे। नहीं बाबा मैंने बोल दिया चुनाव आयोग भी थोड़ा राहत में। चुनाव आयोग एनडीए बाबा नीतीश कुमार इसीलिए बाबा है बाबा फॉर अ रीजन। सर हम लोग 1 घंटे से बात कर रहे हैं और हम लोगों ने नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया है। उनके सेहत की बात नहीं हो रही, उनकी सेहत को लेके सवाल उठ रहा था पूरा डिस्कोर्स ही चेंज हो चुका है। सर, लेकिन इंडिविजुअल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का कोई नाम नहीं ले रहा है। अच्छा और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार की कोई टिप्पणी भी नहीं आई है इस पूरे मुद्दे पर। वो तो आप लोग जान ही नहीं रहे हैं जी, हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा है सब। पहले कुछ था जी, सही बात है। हम ही न दिए हैं। अच्छा आज पुनहरा धाम में थे अमित शाह के साथ, क्या है संकेत? लेकिन इसमें देखिए 2 बातें हैं। हाँ हमने जब एनडीए का बात किया तो बिहार में एनडीए को लीड करते हैं नीतीश कुमार। दूसरा करते हैं करते रहेंगे एक सेकंड, में फर्क। चुनाव कराने में प्रशासनिक व्यवस्था की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हाँ। यहाँ सवाल चुनाव आयोग की जब आप बात करते हैं तो इसमें जो पूरा चुनाव कराने का जो तंत्र है वो उस पर सवाल है, उसके कामकाज पे सवाल है और राज्य प्रशासन के वो मुखिया हैं। करेक्ट तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर वेट एंड वॉच कर रहे होंगे, जरूर करीब नज़र रख रहे होंगे। पर आमतौर पर हमने देखा है कि देखिए नीतीश कुमार की जो ब्रांड है पॉलिटिक्स करने की, वो लालू यादव या दूसरे लोगों से बहुत अलग है। बिल्कुल कि वो बहुत एग्रेसिवली प्रचार करते हाँ, हुए कहीं या भी नहीं। मीडिया ब्रीफिंग करते हुए या बयान देते हुए आपको नहीं दिखते हैं। वो बहुत दूसरी तरीके से जातीय समीकरण, माइक्रो मैनेजमेंट या महादलित के लिए एक नया क्लास क्रिएट करना कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो बहुत ही मंझे हुए नेता हैं और मुझे लगता है कि वो बोलते कम है, काम पीछे से ठीक ज़्यादा है। करते हैं। अगले एपिसोड में मुझे लगता है हम आज, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने उठा दिया है, अगला पूरा जो बोले बिहार है वो हम नीतीश कुमार पे करेंगे। फिलहाल के लिए इस हफ्ते बोले बिहार में इतना ही। अगले हफ्ते इस वादे के साथ जा रहे हैं कि बात केवल और केवल एक नाम पर होगी और वो है नीतीश कुमार के नाम पर। आपका शुक्रिया बोले बिहार देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर होते हैं हाजिर।